What is journey? In my view, the essence of journey is rishte, relationships. Welcome to Journey, episode 38. As I said in the intro, the essence of any journey, any person's journey, is primarily, in my view, the relationships he forms or she forms. ताल्लुकात, रिश्ते जो वो बनाता है, रिश्तों से ही हमें हमारी पर्सनैलिटी बनाने में मदद मिलती है, कुछ हासिल करने में मदद मिलती है, कुछ सीखने में मदद मिलती है, अपनी ब्रांड एक्विटी बनाने में मदद मिलती है, और मील के पत्थर जो हम अपनी जर्नी में स्थापित करते हैं, उनकी स्थापना में भी रिलेशनशिप्स, रिश्ते काम आते हैं। मुझे मेरी लाइफ की जर्नी में, ख़ास तौर पे मेरी फिल्म में आने के बाद की जो जर्नी रही, उसमें मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलने, उनसे ज्ञान हासिल करने, उनसे सीखने, उनसे एक तरह की प्रेरणा लेने का मौका मिला। इनमें से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्स जो थे, जिनको मैं नमन करता हूँ, क्योंकि वो आज नहीं है, जिनका मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा और जिनके संपर्क में, सानिध्य में आने का बहुत अच्छा मौका मिला मुझे, वो थे यश चोपड़ा जी। ही वॉज ए colossus of the film industry, a real mogul in the Indian film industry. He had his own unique brand, imprint on films, especially the films about romance, films about man-woman relationships, films about also family relationships. यश जी से पहली बार जो मुझे मिलने का मौका मिला, वो शायद 1981 की बात है। राजकमल कला मंदिर में एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो होता था, उसमें मंगेश देसाई जी रिकॉर्डिस्ट थे। वो मेरी फिल्म की मिक्सिंग कर रहे थे, ये नज़दीकियाँ की। तो ये नज़दीकियाँ की मिक्सिंग के सिलसिले में मैं वहाँ जाया करता था। एक दिन मेरे प्रोडक्शन मैनेजर मेरे पास आए, शफ़ी, मोहम्मद शफ़ी। उन्होंने कहा यश जी का दफ्तर यहाँ है, उन्होंने कहा ज़रा मिल के जाएँ। मैं थोड़ा सकते में आ गया, इतने बड़े बेकर मुझे क्यों कह रहे हैं और मुझे क्यों बुलाया। स्ट्रेंज काइंड ऑफ स्पेकुलेशंस टुक प्लेस इनसाइड मी, बट एनीवे उस दिन की रिकॉर्डिंग ख़त्म करने के बाद मैं गया और यश जी काफ़ी देर तक अपने दफ्तर में बैठे थे। बड़ा राजकमल में उनका बड़ा सिंपल सा ऑफिस था, और उन्हें वो ऑफिस राजकमल के जो मालिक थे बी शांताराम जी, उन्होंने एक गिफ्ट के तौर पे दिया हुआ था। वो यश जी को बहुत लाइक करते थे, ऑलमोस्ट अपने बेटे की तरह लाइक करते थे, और वो ऑफिस में उनका ऑफिस पहला वहीं बना था, और उस पर वी शांताराम जी का आशीर्वाद था। तो मैं गया, वो बहुत अच्छे भाव से यश जी मिले, और मैं अटकल लगाता रहा, बुलाया क्यों था। पता चला कि वो सिर्फ मुझे बुलाकर कुछ देर के लिए बातचीत करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने मेरी फिल्म के बारे में अच्छी चीज़ें सुनी थी, एक बार फिर देखी भी थी, और ये नज़दीकी की मिक्सिंग के दौरान उसके चर्चे होने लगे थे। तो ये एक थोड़ी देर की मीटिंग थी, पर उसका बड़ा अच्छा असर मुझ पर पड़ा, उनकी सादगी का असर पड़ा कि यार इतना बड़ा मेकर इतनी सादगी से मेरे जैसे जूनियर से मिलता है, बुलाता है, उसे साथ में ढालता है, चाय ऑफर करता है, जबकि यश जी तो चाय भी नहीं लेते थे। इसके बाद मुझे उनके बहुत करीब आने का मौका बहुत सालों बाद मिला। 1986 में फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी स्ट्राइक हुई। महीने भर तक, बल्कि उससे भी ज़्यादा, इंडस्ट्री बिल्कुल बंद रही। सारे सेक्टर्स बंद रहे, प्रोडक्शन बंद रहा, डिस्ट्रीब्यूशंस बंद रहे, सिनेमा हाउसेस बंद रहे, और चूँकि वर्कर्स के पास काम नहीं था तो उनके लिए, क्योंकि वो तो रोज़ाना काम करके कमाते थे, जो टेक्नीशियंस होते हैं, जो जूनियर आर्टिस्ट वगैरह होते हैं, तो इसके लिए इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों ने मिल के, एक्टर्स ने, डायरेक्टर्स ने, प्रोड्यूसर्स ने, यह तय किया कि वो शो करेंगे फिल्म इंडस्ट्री के, और उनसे पैसे इकट्ठे करेंगे
और सबको तकसीम करेंगे, सबको बांटेंगे वर्कर्स को। तो जो इंडस्ट्री की स्ट्राइक की जो मेन कमेटी थी, शो कमेटी, उसका एक सदस्य मैं भी था और उसके कन्वीनर यश जी थे। तो यश जी वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थे, मैंने रियलाइज़ किया। उनको इंडस्ट्री के हर लोग, कोई ऐसा लोग आदमी नहीं था मेरे जहाँ तक मैं कॉम्प्रिहेंड कर सका, जो यश जी की बहुत 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 मोहब्बत ना करता हो उनसे, बहुत प्रभावित ना हो उनसे। कुछ ऐसी उनकी शख्सियत थी, ऐसी पर्सनैलिटी थी उनकी, और वो एक तरह से सेंटर पॉइंट थे इंडस्ट्री की इतनी बड़ी स्ट्राइक के दौरान, इतने बड़े शोज़ करने के लिए, जो कि बॉम्बे में हुआ और फिर कलकत्ते में हुआ। तो मैं उनके बहुत नज़दीक आने का मुझे मौका मिला, क्योंकि मैं कमेटी का सदस्य था। कई दफ़ा तो हम लोग एक ही कार में, एक दफ़ा मेरी एक वैन थी, मारुति वैन, उसमें बड़े बड़े 5 प्रोड्यूसर्स, यश चोपड़ा जी, सुभाष घई, मनमोहन देसाई, और मुझे याद नहीं आ रहा है, पर 5 लोग थे और एक मैं। हम लोग 6 लोग उसमें किस तरह धंस के जगह जगह कई प्रोड्यूसर्स के पास गए। किस लिए गए? उनसे पैसे लेने थे। एक्टरों के पास गए, उनसे पैसे लेते थे, और पैसे का हिसाब रखने में मैं था और एजी नाडियाडवाला साहब, जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे। दरअसल जो पैसा इकट्ठा होता था वो उनके पास होता था और मैं हिसाब रखता था। तो इस तरह से मैं उनके बहुत नज़दीक आ गया। अब हर चीज़ में वो अक्सर मुझे बुलाते थे। उनके यहाँ कोई फंक्शन ऐसा नहीं होता था, होली हो, कुछ भी हो, जिसमें मुझे ना बुलाया जाता हो। और एक दौर यह आया कि बार बार ऐसी कोशिश होती रही कि मैं यश जी के लिए कोई फिल्म बनाऊंगा, डायरेक्ट करूंगा। वो चाहते थे कि मैं करूं। कुछ सब्जेक्ट्स उन्हें बताए गए, ख़ासतौर पे एक मेरा सब्जेक्ट था नियति। वो यश जी को बहुत पसंद था, उसे बनाना चाहते थे, पर नहीं बन सका। और बाद में नियति को मैंने डेस्टिनी नाम से एक नावल लिखा, फिर उसका नाम फिर बदला, और मेरा जो तीसरा नावल है मिनिस्टर्स मिस्ट्रेस, वो उसी के बारे में होगा। तो यश जी मुझसे फिल्म बनवाना चाहते थे। एक दफ़ा वो एक फिल्म की बहुत पूरी तैयारी भी हो गई, फिर अचानक उसको रोक दिया गया, नहीं बनी। और समहाउ मेरा उनका एक फिल्म बनाने का जो ताल्लुक था वो टेक ऑफ नहीं कर पाया। बट 2003 की बात है कि मैं आई वॉज ऑन ए फ्री स्टेट, मेरे पास कोई बड़ा काम भी नहीं था। एक चैनल था, टीवी चैनल, जो मेरे कोशिशों से शुरू हुआ था, जिसका मेन पर्सन क्रिएटिवली मैं ही था। दैट वाज द सहारा नेटवर्क चैनल। आई वाज द चीफ कमिश्निंग एडिटर एंड द डायरेक्टर ऑफ प्रोग्राम्स। वो भी मैं छोड़ चुका था। तो यश जी चाहते थे, उन्होंने मुझे एकदम कहा कि तू मेरा टेलीविज़न में शुरू करने वाला हूँ, तो उसका चार्ज ले ले। तो मैंने यश जी से कहा कि ये मैं बड़ी मुश्किल से छोड़ के आया हूँ, तो अब मैं फिर से नौकरी करना ज़रा बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो मुझे ज़रा थोड़ा फ्री स्टेट में ही रहने दीजिए। तो उस दौरान मैंने यश जी को एक रिपोर्ट सबमिट की। वो थी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट थी अबाउट ए टाइटल कॉल्ड सिंस, जिसके तहत मैं सीरीज़ ऑफ शॉर्ट फिल्म्स बनाना चाहता था, जिनके बजट छोटे थे, 20-25 लाख के। तो यश जी को वो बहुत पसंद आया, लेकिन वो चाह के भी मुझे सपोर्ट फाइनेंशियली बैक नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं इतने कम पैसे में कुछ बना सकता हूँ, करीब आध घंटे का एक एपिसोड बना सकता हूँ। ये बात है 2003 की। उन दिनों इतना महंगा वक्त नहीं था, तो वो टेक ऑफ नहीं की कभी भी। और फिर एक ऐसा दौर आया कि इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन वर्ल्ड टूर पे जा रहा था। इट वॉज गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम a high power delegation of the industry, and Yash ji one day called me. He said, यार तू क्या कर रहा है, तू हमारे साथ चलना, हम सब दोस्त लोग हैं, साथ साथ रहेंगे और दौरा करेंगे। डेलीगेशन तो बड़ा है, पर हम 5-6 लोग एक साथ रहेंगे, एक दूसरे के साथ साझे तौर पे जाया करेंगे जहाँ भी जाना होगा घूमने फिरने। उसमें यश जी थे, मिस्टर बासु थे, यश जौहर थे, अमित खन्ना थे, और मैं था। और सारी दुनिया का हमने दौरा किया। हम जापान गए, हम अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, वगैरह वगैरह। हम और नज़दीक आ गए। जब लौट के आए तो मैंने यश जी को सिंस की याद दिलाई। मैंने कहा यश जी वो नहीं करेंगे बैकिंग क्या?
तो उन्होंने एकदम अपनी ड्रॉर खोली और मुझे दिखाई वो रिपोर्ट, देख यहाँ रखिए, क्योंकि ये मेरे दिमाग से उतरी नहीं है, ये मेरे दिमाग में है, पर तेरा बजट मुझे समझ नहीं आ रहा, बहुत कम लग रहा है। एनीवे, फिर कुछ वक्त गुजर गया और 2003 की बात है कि मैंने एक अपनी स्क्रिप्ट कंप्लीट की फिल्म की, और उसका टाइटल मैंने सिंस रखा। द सिंस वॉज द कॉन्सेप्ट अबाउट क्राइम्स ऑफ पैशन स्टोरीज। तो यश जी को मैंने उसका नटशेल में बताया, मैं कहा यश जी, मैं इस पर फिल्म बनाने की सोच रहा हूँ, और मैं बजट 1 करोड़ का सोच रहा हूँ, इस पर किसी तरह से कुछ मैंने जोड़ा है, कुछ लाऊंगा कहीं से, बना लेना चाहता हूँ। व्हाट डू यू से, आपको क्या लगता है मैं ठीक कर रहा हूँ? तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल ठीक लग रहा है, ये बजट बिल्कुल सही है, अगर तू बना सकता है तो बना। तो उनका उत्साह देख के मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ ज़रा मैं आदि चोपड़ा को, आपके बेटे को, उसका फीडबैक लेना चाहता हूँ, तो वुड यू माइंड अगर मैं ये पढ़ने के लिए दूँ उसे, वो तैयार हो जाए तो भाई पूछ ले। तो बाहर में ही बगल में उस दूसरा ऑफिस था, कमरा था, मैं उसको बाहर बुलाया, वो आ गया। मैं कहा आदि, आई वॉन्ट यू टू रीड ए स्क्रिप्ट। आदि ने कहा सर बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं कैसे पढ़ूंगा, मैं बहुत बिजी हूँ, वक्त देना पड़ेगा आपको। मैंने कितना वक्त? सर हफ्ता 10 दिन तो लग जाएंगे। मैंने कहा ले ले, बट आई वॉन्ट योर फीडबैक। वो स्क्रिप्ट उसको दे दी गई, आदि ने उसे पढ़ा, और विद इन फ्यू डेज शी कॉल्ड मी अगेन। ही सेड यार आदि को तेरी स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई है। तो हमने सोचा यार कि हम रिस्क लेते हैं इसमें, तूने 1 करोड़ कहा था, 1 करोड़ में बनाएगा तो हम बैक करेंगे, 1 पैसा ज़्यादा नहीं दूंगा, पर 1 करोड़ में बनानी पड़ेगी। एंड आई मेड सिंस, एंड व्हाट ए ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस इट वाज इन मेकिंग द फिल्म कॉल्ड सिंस। इट वाज an English language film. The experience was unbelievable. Here was such a big producer director. मैंने कई बार उनसे कहा कि मेरे सेट पे आए, कभी नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि वो मुझे सेल्फ कॉन्शियस नहीं करना चाहते थे कि मेरी क्रिएटिविटी में कोई खलल पड़े, एक बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर आ गया। कभी नहीं आए। और जो उन्होंने शेड्यूल लिया था पेमेंट का, वो पूरा उन्होंने फॉलो किया। हर इंस्टॉलमेंट के वक्त पे मैं फ़ोन नहीं कर पाता था, मेरे फ़ोन करने से पहले ही उनके जो फाइनेंशियल डायरेक्टर होते थे, वो खुद फ़ोन आता था उनका, और वो कहते थे सर वो आपकी शेड्यूल, आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू है 2 दिन बाद, वुड यू लाइक me to send, would you like to have the money before, 2-3 days before, or the same days, or maybe some other 2 or 3 days later? तो मैं कहता था नहीं, उसी दिन तारीख को दे दीजिएगा। तो वो हमेशा कहते थे बड़ी इज्जत से, वुड यू सेंड somebody to collect the check or shall I send the check? मैंने कहा नहीं, हम कलेक्ट कर लेंगे। एक बार भी उन्होंने मुझे पेमेंट में डिले नहीं किया। एक सच ए बिग प्रोड्यूसर छोटे से प्रोड्यूसर को की मदद कर रहा था, और उनका पूरा स्टाफ बड़ी इज्जत के साथ मुझे सपोर्ट करता था। मुझे कभी पैसे की प्रॉब्लम नहीं होने दी, और मैंने फिल्म पूरी की। और भी तमन्नाएं थी, और भी प्लानिंग्स थी। एक सब्जेक्ट यश जी खुद सुन रहे थे, जो था दिन के अंधेरे में, माई फेवरेट स्क्रिप्ट। वो आधी सुनी थी, आधी नहीं सुनी गई। यश जी चले गए। वही नहीं, उन्होंने मेरा पहला नॉवल डॉन्स वाइफ पढ़ने का वायदा किया था। वो जब छप के आया तब वो नहीं थे, वो भी नहीं पढ़ सके। सिंस के लिए वो मुझे याद दिलाते थे कि तू और आगे बनाएगा कि नहीं। सिंस के भी आगे वो नहीं बन सके। कितनी स्क्रिप्ट्स थी जो यश जी मुझे प्रोत्साहित कर रहे थे, सब अधूरी रह गए। यश जी चले गए, पर आप गए नहीं। यश जी आप गए नहीं, बहुत अच्छी छाप छोड़ गए मेरे दिल पे। कुछ एक अजीब सा प्रोत्साहन मुझे दे गए हैं जीते रहने के बारे में, लड़ते रहने के बारे में, बिकॉज दैट्स व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम यू। वन थिंग विच आई हैव नॉट लर्न फ्रॉम यू इज योर पैशन फॉर फूड, बिकॉज यश जी, आई एम श्योर वेर एवर यू आर, वहाँ के जो खानसामा हैं वो तो हमेशा क्रिएटिवली लगे रहते होंगे, क्योंकि आपको खाने का बहुत शौक था यश जी। हम जहाँ भी जाते थे, किसी भी फंक्शन में, वो अक्सर लेके जाते थे। तब तक खाने की टेबल नहीं लगती थी, और यश जी मुझे कहने लगे यार पता चला ना खाना कब लगेगा यार। मैं कहा यश जी हम लोग गेस्ट हैं, थोड़ा सा तो इंतजार कर लीजिए। यश चोपड़ा जी, यू आर वन ऑफ द रेयर ह्यूमन बीइंग्स आई हैव कम अक्रॉस दैट योर क्रिएटिविटी
did not come just in passing. It came because of your deep humanism inside you. यश जी के ऊपर एक किताब लिखी रेचल ड्वायर ने. ये उनकी जो यश जी की लाइफ हिस्ट्री है उसके बारे में है. 50 years in Indian cinema, यश चोपड़ा. तो लता दीदी ने यश जी के बारे में कुछ शब्द लिखे थे, वो मैं आपके प्रति ट्रिब्यूट के तौर पर दोहराना चाहूँगा. यश जी, लता जी ने लिखा, His balanced nature, his sense of fairness, his soft and emotional side, his sensitivity towards others, and his love for beauty are hallmarks of his star sign, and each of these traits are so vividly reflected in his films. एक महान हस्ती की आपके प्रति महान श्रद्धांजलि लता जी की. मैं इसको दोहराकर अपनी श्रद्धांजलि आपको देना चाहता हूँ. यश जी, वी कैन नॉट फॉरगेट यू. यश जी, यू आर अनफॉरगेटेबल. You are imprinted on the hearts of small makers like me. Thank you, Yash ji.